now making video on this subject, stress and time management. Course code is BPAS 186. So now we see block number first, understanding stress and time management. Now we're doing unit number first, understanding stress. So first we see some important question, then we start our chapter. These are important question of this subject. Stress, natural and concept, symptom of stress, source of stress. Now we take first topic and we discuss about what's come in this topic. Discuss the nature of stress. Stress is a reaction of change. It can be either positive or negative, and its affect both the body and the mind. जो स्ट्रेस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है. जैसे कि हमें बहुत सारे नेगेटिव स्ट्रेस तो हमें नॉर्मल डेली लाइफ में वो देखते ही हैं, हम लोग फेस ही करते हैं. तो हम सब कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जैसे कि इफ़ समबडी गेटिंग मैरिड, सो किसी की शादी होने वाली, उसमें भी लोगों को, उसमें भी उस पर्सन को स्ट्रेस हो रहा होगा. हालांकि वो गुड स्ट्रेस है, बट ऑल्दो दैट पर्सन गेट स्ट्रेस. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रमोशन. इफ somebody get promotion, that time also that person, I know that person is too happy, वो इंसान बहुत हैप्पी होगा, लेकिन उसको तब भी इसमें भी स्ट्रेस हो रहा होगा. कुछ स्ट्रेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, और कुछ स्ट्रेस होते हैं जो कि हम नॉर्मल फेस करते हैं और हम जानते भी हैं. सम स्ट्रेस आर बैड, सम स्ट्रेस आर गुड. स्ट्रेस इज लाइक अ salt and pepper. If salt and pepper missing in our food, that also not give good taste. If salt and pepper more in our food, that time we also not get taste in our food. If salt and pepper less in our food, that time also same impact come. But in our first concept it's too much, and in a second concept it's it's not too much. And that time in first game we need more salt, and that's our requirement. So food tastes bad, but if we have a less salt, that time also we face same issue. So now we discuss approach of stress. Which one is homeostatic or medical approach? As currently defined in a self regulating process by which biological system maintain stability while adjusting to exchanging external condition. इसमें क्या होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल कंडीशन है वो चेंज होने लगते हैं. मतलब कि जो भी बाहर के जो इम्पैक्ट जो हमारी बॉडी पे पड़ते हैं वो सब आते हैं. जैसे कि सडनली कोई बीमार हो जाए तो हम लोगों की भी हेल्थ पे कोई हमारा स्पेशल पर्सन बीमार हो जाए, या फिर कुछ बैड कंडीशन होने लगे, तो हमारी वो सारे जो स्ट्रेस होते हैं वो हमारी बॉडी पर भी इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालते हैं. तो जो एक्सटर्नल कंडीशन जो हमारे हेल्थ वगैरह पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, वो सब किस में आते हैं? होमोस्टैटिक और मेडिकल अप्रोच में आते हैं वो सब. सेकेंड वन इज द कॉग्निटिव अपराइजिंग अप्रोच. An event depend on how people interrupt the event and what they can do about it. For example, pregnancy may be much more stressful for a 16-year-old unmarried schoolgirl than it is more a 25-year-old married woman. Exactly. जो एग्जाम्पल इसमें लिखा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसे होगा? ज़्यादा स्ट्रेस किसको होगा? जो 16-year-old अनमैरिड लड़की को होगा, जो स्कूल की मतलब लड़की है उसको होगा, या फिर 25-year-old मैरिड वुमेन को स्ट्रेस होगा? तो ऑब्वियसली हमें पता है 16-year-old गर्ल को स्ट्रेस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 25-year-old, क्योंकि 16-year-old एक तो वो अनमैरिड है,
ऊपर से वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और 25 ईयर ओल्ड वुमेन को काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है और उसने काफ़ी कुछ नॉलेजेबल भी होती है। तो नॉलेजेबल पेन में भी डिफरेंस होता है कि एक पर्सन को पता है कि जो किस तरीके से हैंडल करनी है सिचुएशन को। नाउ वी डिस्कस हसल एंड अपलिफ्टेड। नॉर्मली मैं बता देती हूँ हसल क्या होता है। अनप्लेजेंट इवेंट होता है। अनप्लेजेंट इवेंट में क्या आता है, जो मतलब अच्छी चीज़ें नहीं होती, अच्छी चीज़ें जैसे कि अच्छी चीज़ें ना होने की वजह से जो हमें स्ट्रेस होता है, और अपलिफ्टेड जो अच्छी चीज़ें होने से जो हमें स्ट्रेस हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, अपलिफ्टेड। जो प्लेजेंट इवेंट के वजह से हमें होता है, जैसे कि यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, और आप अपने बुक में से सारा पढ़ भी लेना है ये सब, ये टेबल मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस कर देती हूँ, तो आपको मेन चीज़ें जो मेन पॉइंट है, और आपको ये सब ऐसे ही लर्न करके चले जाना, और जो मैं बता रही हूँ बस उसको ध्यान से सुनो और लिखे आना उसको, तो भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा। हसल्स एंड अनलिफ्टेड, कंसर्न अबाउट वेट, एंड इन uplifted में relating well with your spouse lover, health of a family member, ये हसल में आएगा। और अपलिफ्टिव में आएगा रिलेटिंग वेल विद फ्रेंड्स। और ये सारे बहुत सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप पढ़ लेना अपनी बुक से, और ये वाला चार्ट भी पढ़ लेना। सो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द पर्सनल इन्वायरमेंट फिट अप्रोच। तो इनमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं सारा बता देती हूँ आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और हम लोग सारा मेन मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, तो वो काफ़ी इनफ रहेगा आपके लिए, आपको ज़्यादा डीप में उतना की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से इसमें पर्सन की स्किल डिफरेंट होती है, और एबिलिटी डिफरेंट होती है, और डिमांड सोसाइटी की कुछ और होती है, तो वो सब मैच नहीं हो पाती। इस जो स्ट्रेस हमें उससे होता है उसको बोलते हैं पर्सनल इन्वायरमेंट फिट अप्रोच स्ट्रेस। ये सभी पर्सन पे वेरी करता है, जैसे कि आपके पास कोई और स्किल है, और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आप फिट नहीं है उसके लिए, उस जॉब के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किल। सो वो वाला जो स्ट्रेस होता है वो इसी में आता है, पर्सनल इन्वायरमेंट फिट अप्रोच में ही वो स्ट्रेस आता है। फोर्थ पॉइंट इज साइको एनालिटिक अप्रोच। ये 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज ईगो आइडियल, सेकेंड वन इज सेल्फ इमेज। ईगो आइडियल में वो स्ट्रेस आता है जैसे कि जो चीज़ें हमारे ईगो पर लग जाती है, जैसे कि नॉर्मली हमें कोई कुछ करने को बोले और हमारा हम मतलब उसमें एग्री ना कर रहे हो, हमारा ओपिनियन डिफरेंट होता है, तो वो भी हमारा ईगो आइडियल उसमें आ जाएगा। अब हम सेकंड वाला है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज में क्या आता है वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेल्फ इमेज इज अ सेकंड एलिमेंट हाउ द पर्सन रियली सी हिमसेल्फ और हर सेल्फ, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हम खुद देखते हैं कि हम अपने आप को, हम अपने से एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव में देखते हैं या नेगेटिव में देखते हैं, तो वो इसमें आ जाता है सेल्फ इमेज, कि हम अपनी कैसी इमेज हमने क्रिएट की हुई है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो वो इसमें आ जाते हैं, वो दोनों चीज़ें इसमें ही आती हैं। सो नाउ इज़ टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस 5 टाइप्स के होते हैं, अभी हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस एक गुड स्ट्रेस होता है। गुड स्ट्रेस लाइक वेडिंग स्ट्रेस, जो वेडिंग वगैरह वाला जो स्ट्रेस होता है, या फिर न्यू जॉब के लिए जो हमें स्ट्रेस होता है इंटरव्यू के टाइम पर, तो वो यू स्ट्रेस में आते हैं, जिसके एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो जो उससे पहले जो हमें स्ट्रेस हो रहा होता है हमें उसे यू स्ट्रेस बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ सेकेंड वन इज़ न्यू स्ट्रेस। इसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं होता, और कुछ भी कोई भी चीज़ हमें हार्म भी नहीं देती, और कोई भी चीज़ हमें हेल्प भी नहीं करती है, तो ये यूज स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे हमें कोई हमारी लाइफ में कोई बहुत ह्यूज चेंज नहीं आते, ना कि वो चीज़ हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही होती है, ना कि कोई वैल्यू हमारी लाइफ में से जा रही होती है, तो वो यूज स्ट्रेस में आता है। इसमें हमें हम मतलब इसमें हमें कुछ होता ही नहीं, नाइदर हार्मफुल और हेल्पफुल। डिस्ट्रेस इज़ नॉट हाई स्ट्रेस, हाई टाइम स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो कि हमें डेली लाइफ में हम सफ़र करते ही हैं, इमोशनल स्ट्रेस को हम डेली लाइफ में सफ़र करते ही हैं, तो वही इसमें आ जाता है, डिस्ट्रेस में आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है हाइपर स्ट्रेस। ये स्ट्रेस एक्सट्रीमली इज टर्म्ड एज
तो इसमें क्या होता है, हाइपर स्ट्रेस रेफर्स टू अ एक्सट्रीम mental or psychological strains that an individual may feel when overwhelmed by working और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि इंसान को स्ट्रेस किससे होता है, जैसे बहुत ज़्यादा काम का लोड होने से या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है, बट इट्स नॉट हार्मफुल फॉर शॉर्ट टर्म। अगर यही स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है हाइपर स्ट्रेस। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो ये हार्मफुल नहीं होता है, ये ज़्यादा हार्म हमारे बॉडी को नहीं देता है, लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो गया लॉन्ग टर्म में सो इट्स गिव हार्म टू आवर बॉडी। फिफ्थ वन इज हाइपर स्ट्रेस। हाइप्रो स्ट्रेस इज अपोजिट टू हाइपर स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस इज a opposite of hyperstress. Hyperstress occurs when an individual is bored or unpleasant. People who experience hyperstress are often restless and uninspired. A factory workers who perform repeating tasks माइट एक्सपीरियंस हाइपर स्ट्रेस। अगर ये स्ट्रेस कैसे, जैसे कि कोई पर्सन रिपीटेडली सेम वर्क को कर रहा है तो उसमें जो उसको स्ट्रेस होता है उसको हाइपर स्ट्रेस बोलते हैं, जो रिपीटेडली किसी भी वर्क को करना है। जैसे कि अगर हमने अपने असाइनमेंट को सबमिट करते हैं, अगर हमारे टीचर उसको लेना तो बोले कि इसको दोबारा बना के लाओ और अच्छे से, मतलब हमने कोई उसमें हमने कुछ अच्छे से नहीं करा हो या फिर कुछ अटैच ना किया हो, तो ऐसे अगर हमें 4-5 टाइम्स ऐसे होगा तो जो स्ट्रेस हमारा जो सबमिट करने का जो स्ट्रेस होता है वही इस स्ट्रेस में आता है, हाइपो स्ट्रेस में वही सब आता है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस सिम्टम्स स्ट्रेस डिस्कस। जैसे कि सिम्टम्स के भी काफ़ी सारे सारे बहुत सारे वेज होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से टाइप का स्ट्रेस है। तो फर्स्ट वन जो पहला होता है वो होता है फिज़िकल स्ट्रेस होता है, जिसमें कि फ़िज़िकल रिस्पॉन्स हमें हमारी बॉडी फ़िज़िकल रिस्पॉन्स दे रही होती है। उसके बाद एक होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, थर्ड होता है इमोशनल स्ट्रेस एंड फोर्थ होता है बिहेवियरल स्ट्रेस। सो नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। वैसे हमको ये सारे स्ट्रेस पता ही होंगे, हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या होता है, अपसेट स्टमक और अदर डाइजेस्टिव इश्यूज, जिसमें कि हमारे बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो आ जाते हैं इसमें साइकोलॉजिकल में। और कुछ पॉइंट्स आप इसी में से पढ़ लेना। एंड सेकंड पॉइंट इज हाई ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्लीपिंग प्रॉब्लम, और सब पॉइंट्स आप लोग इसमें से रीड कर लेना। सेकंड वन इज इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स में हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं सभी, जितने भी हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारी बॉडी जो हमें सिम्टम्स देती हैं, ब्रिंग क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ और अदर। थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल सिम्टम। साइकोलॉजिकल सिम्टम में क्या होता है कि हमारी जैसे कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन थिंकिंग, फॉरगेटिंग, नॉट एबल टू फोकस, लैक ऑफ जजमेंट, पुअर जजमेंट, दिस कम इन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। बिहेवियरल सिम्टम्स को अभी हम डिस्कस करते हैं। हम लोग को नॉर्मली पता ही है बिहेवियर सिम्टम्स में क्या क्या सब आते हैं। इसमें आ जाता है पुअर टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को मैं थोड़ा बता देती हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि हम किसी भी वर्क को अभी ना करके हम कल के लिए टालते हैं और उसको हम हमेशा ही कल पर ही डिपेंड हम हमेशा ही कल पर डिपेंड रहते हैं कि कल वो कल कभी आता ही नहीं है, तो उसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। और ईटिंग फास्ट, जल्दी जल्दी खाना, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाते हैं, बिहेवियर सिम्टम्स में आने लग जाते हैं। हमारी बॉडी सिम्टम्स देती है कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपको ये सारे पॉइंट अपनी बुक से पढ़ लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन इज सोर्स ऑफ स्ट्रेस। व्हाट आर द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, एक्सप्लेन। The source of stress can be classified into three main sources, namely frustration, conflict of mood, and pressure. One by one, we discuss these 3 points. First one is frustration. Frustration is both physical and social, and the internal factor in the factor of personal limitation, biological condition, and psychological barriers
may lead to frustrations of our need move and effort. For example, Ravi expected his promotion, however, when he did not receive the same, he experienced frustration. जो कि इसमें रवि का एग्जांपल दिया गया है कि रवि क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे प्रमोशन मिलेगा, बट उसे प्रमोशन रिसीव नहीं हुआ, तो उसके वजह से उसको जो फ्रस्ट्रेशन हुई उसको क्या बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन। उसके वजह से जो उसको जिस टाइप का स्ट्रेस हुआ उसको एक फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मोटिव, द नेक्स्ट सोर्स इज कॉन्फ्लिक्ट टू मूव दैट and cause stress as an individual has to choose between alternative and decision making in a regard can lead to stress। और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मूव होता है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई टाइप ही होता है, मतलब कि हम किसी चीज़ से एग्री नहीं करते, तो वो डिसएग्री होने के वजह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, किसी दो पर्सन हैं जिसके पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहे, तो उस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट में अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। In this type of conflict, the individual has to choose between two goals that are positive and are similar. For example, an individuals may have to choose between two similar job opportunity। तो इसमें क्या होता है कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो जैसे कि कोई हमारा गोल होता है, हमारे पास दो गोल हैं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों सिमिलर है, एक जैसे ही हैं, तो उसके बीच में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो हमें उसमें चूज़ करना होता है उन दो अपॉर्चुनिटीज़ में से या फिर हमें उन दो गोल में से, और जिन दोनों में प्रिपरेशन हमें सेम करनी है लेकिन उसमें से हमें चूज़ करना। जैसे कि हमें एग्जांपल लेते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल एंड एमटीएस, इन दो एग्ज़ाम का हम एग्जांपल लेते हैं, तो दोनों के लिए प्रिपरेशन तो हमें सेम ही करनी होती है, बट ये तो हमें चूज़ करना पड़ता है ना कि हमें कौन सा जॉब लेनी है। तो ऐसे ही हमारे पास दो गोल होते हैं जिसका दो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट उसमें भी हमें क्या हो जाता है, उसमें भी हमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये भी सिमिलर ही होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की तरह, बट अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के जो रिजल्ट होता है, जो गोल होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें भी हमारे पास दो ही गोल होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ये टोटली से अपोजिट होता है, जो इसके रिजल्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव होता है, और अवॉइडेंस के कॉन्फ्लिक्ट का उससे अपोजिट होता है, आई मीन नेगेटिव होता है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल गोल होता है और उसके बहुत साइड्स होते हैं। कौन से साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव साइड क्या, उसको जॉब मिल गई, लाइक उसको उसको वो जॉब तो मिल गई, ये तो इसका एक पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड ये है कि वो जॉब मिलने के वजह से वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ वन इज मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दे आर कंबाइंड ऑफ अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये कंबाइंड होता है उसकी तरह ही, जैसे कि अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की तरह ही सेम होता है, बट इसके जो इम्पैक्ट होते हैं, इसके भी जो इम्पैक्ट होते हैं वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन के नेगेटिव और बहुत होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। लाइक ये थोड़ा डिफरेंट होता है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट है ये, जैसे कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप इंजीनियरिंग करो, बट आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, और आपके पेरेंट्स आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला देते हैं, बट आपका इंटरेस्ट फिर भी किस में रहता है, म्यूज़िक में। तो ये जो एक प्रेशर टाइप होता है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। विदाउट इंटरेस्ट वी गेट दैट स्ट्रीम और एनीथिंग वी आर नॉट इंटरेस्टिंग, बट वी टेक फॉर आर एल्डर्स, फॉर आर पेरेंट्स। थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, प्रेशर। Pressure is yet another source of stress that can be external और internal। जो प्रेशर होता है वो या तो वो हमें एक्सटर्नल हो सकता है या फिर वो इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब कि हमारे
कोई पर्सन हमें फोर्स कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, और इंटरनल हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है या जो भी है उस टाइप के प्रेशर, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम स्ट्रेस हो गया, ये क्या हो गया, आउटसाइड एक्सटर्नल प्रेशर हो गए, ठीक है। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट एनीथिंग, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है हमसे, तो ये सब किस में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, जो कि हमें किसी की, हमें प्रेशर के वजह से हमें जो चीज़ें करनी पड़ती है उनके क्या बोलते हैं, प्रेशर। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम का ही प्रेशर, सपोज वी हैव एग्ज़ाम, नेक्स्ट डे वी हैव एग्ज़ाम, so for exam it doesn't matter whether we prepare or not, even then we get pressure for study. Thank you for this video. If you want this type of video, so subscribe my channel. Whenever I upload video, then you get notified. Thank you, and please like my video. Thank you so much.